बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे दो टोक में एक बार फिर मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, क्या सियासी बौछाल इस वक्त आया हुआ है? जरदारी साहब तो ख़ुद तो बीमार हो गए, लेकिन फ़र्जंदे जरदारी बिलावल जरदारी साहब एक्टिव हुए और एकदम से उन्हें कराची की सूरत हाल याद आ गई, हालात याद आ गए। 14 साल से कराची को भूले बैठे थे। आज वो सियासी कूड़ा करकट जो है वो भी इकट्ठा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से राय साहब इन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बयानी को चलाया जाए, लेकिन वो बयानिया पहले तो माजूर हुआ और अब तो खैर कहीं दफन हो चुका है, फौत हो गया है। और अब इस बयानी के बाद दोबारा, क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि सिंध के अंदर भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और मुलाकातें हो रही हैं, लोगों से मिला जा रहा है, तो अब मुश्किल नज़र आता है इन्हें और ख़तरा नज़र आ गया है कि ख़तरे की घंटी बज गई है। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 18वीं तरमीम के मामलात और फिर बहुत सारे वफाक ने फ़ैसले वहाँ पर कहा कि आप करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वफाक इंटरफेयर कर रहा है। ये पहले भी कई महीने से ये जंग जो है वो जारी है, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। बिलावल को सर कराची क्यों याद आया और क्या ख़तरात आपको लग रहे हैं? और ख़ुसूसन कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो हाल नून लीग का उन्होंने देखा है, इबरत तो यकीनन उन्होंने इससे पूरी सबक भी हासिल किया है और इबरत भी उन्हें मिली है। देखिए हाशमी साहब, पहले तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो लफ्ज़ आपने पहले भी इस्तेमाल किए थे कि नफ़रत के बीज, तो वो जो नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की गई थी उस पर एक बड़ी तकलीफ़देह अपडेट भी आई है। वो जो मरियम नवाज़ ने, आपको याद होगा कि हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी याद होगा कि हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मरियम नवाज़ ने नीलम वैली में एक जो लोकल इंसिडेंट था, जो एक मकामी सतह का एक वाक़या था, उसके ऊपर ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में ये दावा किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर पाक फ़ौज और मकामी कश्मीरी आमने सामने आ गए हैं और कश्मीरियों पर पाक फ़ौज ने फायरिंग की और वहाँ पर खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लगे। अब हुआ ये कि भारतीय मीडिया ने तो जाहिर है कि इसके ऊपर जहरीले प्रोग्राम भी किए, जहरीली हेडलाइंस भी चलाईं, लेकिन बात वहाँ पर रुकी नहीं। बात वहाँ से बढ़ती बढ़ती इतने आगे चली गई कि भारतीय वजारत ख़ारजा ने भी बाकायदा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून ने नैरेटिव बनाया, जिसकी बात हम बार बार करते हैं कि भारत मुस्लिम लीग नून के इस नैरेटिव को इस्तेमाल करता है, तो भारतीय वजारत ख़ारजा ने इसके ऊपर 2-3 लगातार स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि नीलम वैली में जो मरियम नवाज़ ने इल्ज़ामात लगाए थे उनको भी इनडायरेक्टली मेंशन किया गया और साथ ही आज़ाद कश्मीर के हालात को मकबूजा कश्मीर के हालात से कंपेयर करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये मामलात इतने हद तक बढ़े, यानी भारतीय वजारत ख़ारजा ने इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए कि आज भारतीय नाज़ुमुल अमूर जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन है, जो इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन है, उसके नाज़ुमुल अमूर को तलब करके पाकिस्तान को एहतजाज करना पड़ा कि ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप मिसलीडिंग किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं और आलमी बरादरी को क्यों गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इसमें हाशमी साहब सोचने की बात मेरे लिए, आपके लिए और हमारे नाज़रीन के लिए है कि भारत को ये ग्राउंड किसने फ्राहम किया, ये प्रोपेगेंडा करने की बुनियाद किसने फ्राहम की। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि नून लीग, जिसकी सियासत पाकिस्तान के अंदर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वो 3 दफ़ा यहाँ पर हुक्मरान भी रहे, लेकिन अब एक मरतबा उनको हुक्मरानी नहीं मिली, तो उन्होंने रियासत के मफादात छोड़कर रियासत पर ही आप कह सकते हैं एक तरह से वो अब हमला आवर नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं बिलावल भुट्टो की जानिब। बिलावल भुट्टो का एक अजीब सा स्टेटमेंट जो है वो नज़र से गुजरा। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दिन भी नहीं चलने देंगे। यानी तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत जो 3.25 साल से चल रही है, जिसको गिराने के लिए पहले पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो ऑप्शंस थे वो तो सारे फेल हो गए, A, B, C, D, E। अब वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम एक दिन भी नई हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और ये जो नया बयान उनका आया है अचानक, उसकी बड़ी ही एक दिलचस्प वजह भी है। वो वजह यह है कि एक तो ज़ाहिर है कि 11 उनको नशिस्तें मिल गई, पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें मिलना भी एक हैरत अंगेज़ बात थी।
आखिरी दिनों में जिस तरीके से वहाँ पे बोरियों के मुंह खोले गए आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो 11 नशिस्तों पर वो बड़े मुतमईन थे, बड़े खुश थे कि चले हमें 11 सीट्स मिल गई और हमने मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि इस वक्त तो बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ को भी अपना बहुत बड़ा राइवल समझते हैं, बहुत बड़ा हरीफ समझते हैं, तो उनका ये था कि चलो हमने मुस्लिम लीग नून को मुंह के बल गिरा दिया। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलने देंगे, इसके पीछे वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा रहे हैं मिशन सिंध के ऊपर, और उन्होंने फैसला ये किया है कि जिस तरह से वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस तरह से केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली, और आज़ाद कश्मीर में भी एक तारीख़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिली। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि वो सिंध जाएंगे, और अंदरूने सिंध की जो जमात बन गई या पीपल्स पार्टी, तो वहाँ के जो हालात हैं, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं बहुत तशवीशनाक, गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, तालीम की कमी के हवाले से, तालीम के मौके ना होने के हवाले से, तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला किया कि पीटीआई को वहाँ पर मुनज़्ज़म किया जाए, और ये सिंध के अंदर भी, यानी आप ये कह सकते हैं कि पूरा एक जमहूरी तरीके से 1 यूनिट की तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि किसी गैर जमहूरी तरीके से कुछ सदारती निज़ाम की जानिब जाया जाए। तो उन्होंने बहुत एक प्लानिंग के साथ अंदरून सिंध जलसे करने का भी एक तो पूरा एक मनसूबा बंदी की है। वहाँ जो पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ भी मुलाकातें होनी हैं, और अब ये चूँकि बड़ा सीरियस मैटर बन गया है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इसके ऊपर तो बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट भी दिया कि 2023 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाएगी, और हमारी इत्तला ये है कि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में इसके पूरे खद्दोखाल जो हैं वो तय किए गए कि किस तरह से पीटीआई, जिसने कराची से तो नशिस्तें हासिल की थी, तो वो अंदरूने सिंध से किस तरह से नशिस्तें हासिल कर सकती है और क्या अलाइंसेस बना सकती है, ताकि सिंध में भी तहरीक इंसाफ की अपने अलाइंसेस के साथ हुकूमत कायम हो, जिस तरह से बलूचिस्तान में कायम है, और फिर कभी अगले फेज़ में तहरीक इंसाफ जो है वो अकेले भी सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सके। तो ये जो पूरी प्लानिंग है ये इतनी संजीदगी से की जा रही है कि बिलावल भुट्टो भी ज़ाहिर है कि सिंध के हुक्मरान हैं, तो उनको पता है कि ये कोई आम मामला नहीं है या इस तरह का मामला नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। तो ये असल वजह है, जो घबराहट की वजह है, जो एक इज़्तिराब की वजह है, जो परेशानी की वजह है कि एक सूबे में तो हम हुक्मरान थे, और हमें सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट है कि कितने संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आसिफ अली जरदारी पर, कितने संगीन करप्शन के इल्ज़ामात खुर्शीद शाह पर और फरियाल तालपुर पर और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत पर हैं। तो ये पूरी घबराहट, इज़्तिराब, परेशानी जो है ये इस वजह से है कि पीटीआई सिंध का रुख क्यों कर रही है। हालांकि वहाँ पर कोई गवर्नर राज लगाने का जो एक स्पेकुलेशंस कर रहे थे लोग, पूरी तरह रूल आउट किया है हुकूमत ने कि गवर्नर राज लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। एक जमहूरी तरीके से जाएंगे, जो उनका हक भी है। तब होना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस से पीटीआई का मुकाबला करे और कहे कि जी आएँ आप, यहाँ तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, यानी ये साबित करें कि इतनी अच्छी है और लोग आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन बजाय इसके कि वो सियासी तौर पर मुकाबला करें सिंध में तहरीक इंसाफ का जो अब प्लान है उसको रोकने के लिए, वो ये कर रहे हैं कि अब हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को नहीं चलने देंगे तहरीक इंसाफ की, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कहाँ आज़ाद कश्मीर, कहाँ सिंध। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसका असल पस मंज़र ये है। राय साहब, ये तो नया एक जो बसात, सियासी बसात जो है वो हमारी आंखों के सामने है, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़ा दो टोक अपनी जो अलाइंसेस हैं उनको रिविज़िट किया जा रहा है, और इमरान खान की बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई है सिंध के अंदर। तो ये एक मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना, वो मुश्किल होगा उनके लिए कि इस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जो पेशकदमी मैं तो इसे कहता हूँ कि वो कर रहे हैं सिंध की तरफ, तो मिशन सिंध जो है वो हमें तो पूरा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन राय साहब, दूसरी जो एक अहम, कल से, बल्कि कल से नहीं, 1-2 दिन से ये खबरें बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं, और कल तो मैंने भी जब अपना प्रोग्राम किया तो उसमें ये चीज़ रखी कि ख़बर लगवाई गई है, लंदन के अंदर भी बात हो रही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी तरह भी इस किस्म का बयान नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं
कि ये ख़बर लगवाई गई है ताकि कुछ ताकतों को भी पैगाम दिया जाए कि जनाब हम आपके साथ हैं, और देखें हमने तो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज खड़ा कर दिया, और अपने भाई की जो है वो नाराज़गी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब घर बैठ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं मरीम नवाज़ घर बैठ गई है। तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी नून लीग घर बैठ गई है, क्योंकि बयानी की कन्फ्यूजन है, और जब तक कन्फ्यूजन रहेगी क्या करना है, किस तरह का अलायंस होगा, कुछ पता नहीं। देखें, एक तो शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो खामोशी से खबरें तो लीक कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ खुद बड़े ही पुरअसरार तरीके से खामोश हैं। और एक खबर और बड़ी ही मज़े की लीक की जा रही है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये एक टीज़र है, एक टेस्टर है, और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी चेक करने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देगी। और वो टीज़र ये छोड़ा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने तो जाहिर है कि ये कहा मियां नवाज शरीफ से मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर मरियम नवाज़ को आपने ना रोका। यानी एक कॉस्मेटिक सा एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही कोई शदीद किस्म के इख्तलाफात इस बात पर हुए हैं कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ कोई बयानिया बनाएं। अब ये एक टीज़र ये छोड़ा जा रहा है कि मरियम नवाज़ 1 साल के लिए खामोश रहेंगी, ये शहबाज शरीफ ने शर्त रखी है, और उसके बाद शहबाज शरीफ पार्टी के मामला चलाएंगे। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है उसके जो मखसूस अकाउंट्स हैं, जो डमी अकाउंट्स हैं, वो शहबाज शरीफ पर हमले भी कर रहे हैं और उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। अब ये जो 1 साल वाली खामोशी है, यानी इसको एक तरीके से डील का टीज़र बनाकर इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाया जा रहा है कि अगर हम मरियम नवाज़ को 1 साल तक खामोश रखें और शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर के तौर पर पार्टी चलाएं, और मियां नवाज शरीफ ने ये जो पूरा नैरेटिव बनाया था फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ वो तकरीरें करते थे, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे, फिर ये धमकियां देते थे कि उनके पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं, तो ये सब कुछ ये पूरा नैरेटिव जो है हम शेल्फ कर दें, मरियम नवाज़ 1 साल तक खामोश रहें, तो क्या हमें इसके बदले में कोई डील मिल सकती है? अब 1 साल का जो अरसा रखा गया वो भी इसीलिए रखा गया कि 3.25 साल तो ऑलरेडी हुकूमत को 3 साल 3.25 साल तो होने वाले हैं। उसके बाद ज़ाहिर है 1 साल के बाद इलेक्शन का जो है एक एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है। कोई पूरे 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं, पौने 5 साल के बाद तकरीबन इलेक्शन आ जाता है। तो एक तरह से ये एक पैगाम रसानी की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज़ को खामोश करने के बदले में 1 साल तक अगर वो खामोश रहें और शहबाज शरीफ एक मफामती पॉलिसी बनाएं, तो उसमें से निकलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, क्या डील मिलेगी। तो ये एक टीज़र छोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब जो इख्तलाफात का मामला है, इस पर हमारी कुछ मुस्लिम लीग नून के जो इनसाइडर्स हैं उनसे भी बात हुई है, और हत्ता के जो ऐसे सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं, जो कि लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी, ख़ास तौर पर लाहौर में, अब वो भी इस तरह की खबरें अखबारात में भी शाया कर रहे हैं, अपने बाय लाइन शाया कर रहे हैं, और जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ भी इस किस्म की खबरें लगवा रहे हैं कि इख्तलाफात मौजूद हैं, यानी इख्तलाफात मौजूद हैं, और उसको वो रंग ये दे रहे हैं कि ये बयानिए पर इख्तलाफात हैं, लेकिन असल में बयानिए पर इख्तलाफात नहीं है। असल में जो इख्तलाफात हैं वो पार्टी को कौन लीड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, पार्टी का फेस कौन होगा, असल इख्तलाफात जो हैं वो इस मामले पर हैं। जी राय साहब, ये ज़रूर बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अयूब नासिर साहब है जिनके नाम से आपने कहा बायलाइन लगी हुई है, ये सहाफ़ी कौन है? इनकी खबरें हमने तो रेगुलर नहीं देखी, मैंने कल कोशिश की लाहौर में जानने की ये साहब कौन है, फिर इस्लामाबाद में भी चेक किया। तो आप बताएं सर, जानते हैं आप इन्हें, अयूब नासिर साहब को, जिनके बायलाइन से खबर लगी हुई है कि धमकी दे दी गई है? क्योंकि खबरें जब लगवाई जाती हैं तो हमें भी मालूम है कि एडिटर क्या किया करते थे राय साहब, किसी को बुलाते थे और कहते थे यार ये अपने नाम से फाइल कर दो, इसी तरह होता था। देखें, कभी कभार जो खबरें हैं, यानी जो मखसूस कैंप के सहाफ़ी होते हैं, वो कभी कभार खबरें प्लांट करते हैं, यानी उनके पास बनी बनाई खबरें आ जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि आपने अपनी किसी तहकीक के ज़रिए या इस मामले का खोज लगाने के बाद ये खबर शाया नहीं करनी, बल्कि जिस तरह से हमने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया है आपने एज इट इज़ जो है ये खबर शाया करनी है। और इसको कभी कभार व्हाट्सएप सहाफ़त भी कहा जाता है कि आपने
हमारा जो नैरेटिव है या हमारी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसको एज इट इज पब्लिश करना है या ब्रॉडकास्ट करना है। तो इस तरह कुछ सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ कैंप के जो करीबी सहाफ़ी थे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ खबरें नशर की, जो मरियम नवाज़ कैंप के करीबी सहाफ़ी थे उन्होंने अपने तौर पर कुछ ऐसी खबरें लगवाने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक हैरानकुन मामला ये था, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि पार्टी को कंट्रोल करने की जंग है, अगर ये कंट्रोल करने की जंग भी ना होती, यानी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना होता, तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर हमले ना कर रहे होते सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए। यानी मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल शहबाज शरीफ के ऊपर इस किस्म का हमला ना करता कि मरियम नवाज़ को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है और शहबाज शरीफ पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं, हालांकि शहबाज शरीफ की पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ के कैंप के लोग हैं, सहाफ़ियों को बुला बुला कर ब्रीफिंग्स दे रहे हैं कि किस तरह से मरियम नवाज़ का जो बयानिया था वो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और पार्टी को उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तारीखी शिकस्त हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त हो गई, फिर सियालकोट की जो मोरूसी एक नशिस्त थी जो सिर्फ नून लीग की नहीं थी बल्कि नून लीग का जो ख़ानदान वहाँ से 30 साल से मुसलसल वो नशिस्त जीत रहा था, उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ था कि हम यहाँ से कैसे हार गए। और जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था वो तो एक नौजवान उम्मीदवार था, नो आमूज़ उम्मीदवार था, तो बड़ा सरप्राइजिंग था वो भी जो नशिस्त मुस्लिम लीग नून सियालकोट से हारी। तो पार्टी को कंट्रोल करने के हवाले से इख्तलाफात हाशमी साहब ये ओपन सीक्रेट है, पहले भी मौजूद थे शहबाज शरीफ में, मियां नवाज शरीफ में। ख़ास तौर पर अब चूँकि मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, इस वजह से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ बराह रास्त आमने सामने हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ के जो इख्तलाफात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन ये इख्तलाफात इस बात की गलत फहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि इस बात पर नहीं है ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, इस बात पर नहीं है कि बयानिया की जंग क्या है, सिर्फ इस बात पर इख्तलाफात हैं कि पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा और बाद में पार्टी की वरासत जो है वो किसके हिस्से में जानी चाहिए। और मियां नवाज शरीफ अगर अमली सियासत नहीं कर सकते नाअहल होने की वजह से, मरियम नवाज़ भी फ़िलहाल नाअहल हैं, तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये बड़ा एक गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका है, तो हमें पार्टी का फेस बनना चाहिए और कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।